ओके क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या स्टार्ट किया था? कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया था? एसएलसीएम। एसएलसीएम में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन। स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस लिस्टेड कंपनी में अगर है तो कौन सी रेगुलेशंस लग रही थी? सेबी रेगुलेशन। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। स्वेट इक्विटी के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करते थे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता था और किसको इशू किया जाता था? एम्प्लॉइज को एंड डायरेक्टर्स को। प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्या देखा था हम लोगों ने? क्या प्राइस होना चाहिए बताइए? which should not be less than higher of the following. Two things were there. सबसे पहला क्या था? Average of weekly high and low of closing prices of preceding 6 months. और दूसरा क्या था? Average of weekly high and low of closing prices of last 2 weeks. कहाँ से 6 months और कहाँ से 2 weeks? Relevant date से. And what was the relevant date? 30 days prior to the meeting. Okay, general meeting जहां पर ये डिसाइड होगा। अगर एक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड है, मतलब एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, एक में कोटेड है, तो किसका प्राइस लेते थे? कोटेड का। अगर दो में कोटेड है तो जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है वो कंसिडर किया जाएगा। और अगर किसी एक पर्टिकुलर डे पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो उसके नेक्स्ट डे का प्राइस कंसिडर करेंगे। ओके, क्या प्रमोटर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जा सकते हैं? क्या कंडीशंस होते थे? सिंपल मेजॉरिटी, और वो प्रमोटर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और हर इशू के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। चलिए, नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर में हम लोग ये देख रहे थे, जो भी हमारे एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स हैं उन्होंने हमारी कंपनी में वैल्यू एडिशन किया और उसके बदले में हम उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। नाउ जो भी उन्होंने वैल्यू एडिशन किया उससे हम लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट हुई। हो सकता है उन्होंने कोई नया पेटेंट डेवलप किया हो सकता है उन्होंने हमारा ट्रेडमार्क डेवलप किया हो। नाउ उनको कितने के स्वेट इक्विटी शेयर्स देने चाहिए ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने कितना वैल्यू एडिशन किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने मेरी कंपनी को 100 रुपए का फायदा पहुंचाया तो हम उनको 100 रुपए के बराबर के स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे। तो कितने इक्विटी शेयर्स उनको इशू करने हैं, इसके लिए ये पता लगाना पड़ेगा कि उन्होंने कितना वैल्यू एडिशन कंपनी में किया। इसके लिए देखिए लिखा है वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी उन्होंने जो हमारी कंपनी में वैल्यू एडिशन किया है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। द वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और नो हाउ प्रोवाइडेड शैल बी कैरीड आउट बाय अ मर्चेंट बैंकर। यानी सबसे पहली चीज कौन करेगा वैल्यूएशन? मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कौन होता है? इंटरमीडियरी जो कि वैल्यूएशंस वगैरह करवाता है। ओके, द मर्चेंट बैंकर मे कंसल्ट सच एक्सपर्ट्स एंड वैल्यूअर एज ही मे थिंक फिट, हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ इंडस्ट्री एंड द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी और अदर वैल्यू एडिशंस। कह रहे हैं अब ये जो मर्चेंट बैंकर है, ये मर्चेंट बैंकर और दूसरे वैल्यूअर से कंसल्ट करेगा, एक्सपर्ट से कंसल्ट करेगा और किस चीज की वैल्यू कंप्यूट करेगा कि उन एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स ने कंपनी में कितना वैल्यू एडिशन किया है। क्यों वैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग इसका? इससे हम क्या एसेटेन करेंगे कि एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को कितने शेयर इशू किए जाए। ओके, तो कौन वैल्यूएशन करेगा? मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर किससे हेल्प लेगा? एक्सपर्ट से एंड वैल्यूअर से। द मर्चेंट बैंकर शैल ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अदर वैल्यू एडिशन is in accordance with the relevant accounting standards। और वैल्यूएशन करने के बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट ले लेगा कि हमने जो भी वैल्यूएशंस करी हैं उन वैल्यूएशंस को करते वक्त हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया है। ठीक है, फाइन। तो वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले कौन कर रहा है वैल्यूएशन? मर्चेंट बैंकर। किसकी हेल्प से कर रहा है? वैल्यूअर्स एंड एक्सपर्ट्स की। इसके साथ वो और क्या लेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेगा कि वैल्यूएशन करते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं। किस चीज की वैल्यूएशन हो रही है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, वैल्यू एडिशन की। क्यों हो रही है? क्योंकि इसी के बराबर के शेयर्स हम लोग एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स को इशू करेंगे। ओके, अब कह रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये देखिए, शायद आपको याद आ जाए, आपने पढ़ा भी होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी लॉ में। ये कह रहे हैं जब हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं, ठीक है,
थोड़ा सा लॉजिकली आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया, ठीक है, बदले में एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स कुछ अमाउंट पे करेंगे। भले ही डिस्काउंट पे इशू होते हैं, कम प्राइस पे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट तो होता ही है। तो मान लीजिए हमने अपने एम्प्लॉय को 10 रुपए का शेयर दिया, तो वो बदले में हमको 10 रुपए देगा, ठीक है। हमने उसको शेयर दिया, उसने हमको 10 रुपए दिए, दिस इज कैश कंसिडरेशन, कि हमने शेयर दिया बदले में उसने कैश दिया। अब अगर हम आपसे कहें कि हमने उसको शेयर दिया, बदले में उसने हमको एक एसेट दे दिया, ये क्या हुआ? नॉन कैश कंसिडरेशन। तो पहले तो सिर्फ इतना समझो, कैश कंसिडरेशन एंड नॉन कैश कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ। शेयर हमने आपको दिया, बदले में आपने हमको कैश दिया, दिस इज कैश कंसिडरेशन। हमने आपको शेयर दिया, बदले में आपने हमको कोई बिल्डिंग दे दी, कोई एसेट दे दिया, दिस इज अ नॉन कैश कंसिडरेशन। अब नॉन कैश कंसिडरेशन की बात करते हैं। हमने आपको शेयर दिया, बदले में आपने हमको लैंड दे दी। अगर आप हमको लैंड दे रहे हैं तो बताइए, ये लैंड जो मेरे पास है ये एक एसेट के फॉर्म में है, तो हम इसको कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट में। एज सिंपल एज दैट। हमने आपको शेयर दिया, बदले में आपने हमको एसेट दिया। अगर आपने एसेट दिया है तो हम उस एसेट को कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट में। सेकेंड सिचुएशन, हमने आपको स्वेट इक्विटी शेयर दिया, बदले में आपने हमको सर्विसेज दे दी। सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? आपने वही वैल्यू एडिशन किया, या आपने टेक्नोलॉजी दी, या आपने नो हाउ दिया और हमने उसके बदले में आपको शेयर दिए। पहली चीज तो ये कैश कंसिडरेशन है कि नॉन कैश? नॉन कैश। नॉन कैश में भी क्या ये जो आपने हमको दिया है, क्या ये डेप्रिशिएबल एसेट है? नो। इसलिए हम इसको कहां दिखाएंगे? पीएल में। अगर बदले में एसेट आ रहा है तो बैलेंस शीट में जाएगा। अगर एसेट नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, तो डेफिनेटली ये कहां जाएगा? पीएल में, यानी हम लोग इसको एक्सपेंस्ड कर देंगे। अब जरा ट्रांजैक्शन समझिए। आपने हमको सर्विसेज दी, बदले में हमने आपको शेयर दिए, जिसको हम पीएल में लेके जा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है यही तो रेम्यूनरेशन का पार्ट हुआ? ये रेम्यूनरेशन ही तो हुई। आपने हमको सर्विसेज दी, बदले में हमने आपको कैश के बजाय शेयर्स दे दिए। सो दैट मीन्स वी आर ट्रीटिंग इट एज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। हम ये मान रहे हैं कि आपने हमको सर्विसेज दी, बदले में हमें आपको पैसा देना था, पैसे की बजाय हमने आपको शेयर दे दिया। सो यहां पर हम इसको सैलरी मान लेंगे, रेम्यूनरेशन मान लेंगे, और इसलिए हम इसको कहां दिखाते हैं? पीएल में। ठीक है, तो दो चीजें हैं, कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन। नॉन कैश कंसिडरेशन में भी दो सिचुएशंस हो सकती हैं। आप जो हमको बदले में दे रहे हो वो डेप्रिशिएबल एसेट है कि नहीं? अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो हम कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। और अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है तो हम उसको एक्सपेंस्ड कर देंगे, मतलब कहां दिखाएंगे? पीएल में। ओके, तो देखो लिखा हुआ है accounting treatment where the sweat equity shares are issued for non cash consideration. अगर non cash consideration पे दिए जा रहे हैं, then it shall be treated in the following manner. कैसे ट्रीट किए जाएंगे? अब देखिए वही दोनों पॉइंट्स हैं। where the non cash consideration takes the form of depreciable asset. अगर depreciable asset के फॉर्म में है then it shall be carried to the balance sheet. And second, where the above clause is not applicable, मतलब अगर वो depreciable asset के फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे? It shall be expensed. Expensed का मतलब ही क्या हो गया? कहां दिखा रहे हैं? पीएल में। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगा तो कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर्स। ये लिखा थोड़ा सा गलत है। पहली चीज तो ये हो जाएगा प्लेसिंग, और यहां पर होगा ऑडिटर्स सर्टिफिकेट या ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स सर्टिफिकेट या ऑडिटर्स रिपोर्ट। देखिए ये कह रहे हैं कंपनी ने, लिख लिया सबने? ओके, ये कह रहे हैं कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे, सारे रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई करे। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के बाद जो अगली जनरल मीटिंग पड़ेगी, उस जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर्स का एक सर्टिफिकेट रखेंगे शेयर होल्डर्स के सामने कि हमने जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे थे उसमें हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई किया है। ओके, तो जब भी हमने स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे, उसके बाद जो अगली जनरल मीटिंग पड़ी, मे बी एजीएम पड़े या ईजीएम, जो भी अगली जनरल मीटिंग पड़ेगी, उसमें शेयर होल्डर्स के सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा कि स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते वक्त हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई किया है। तो देखिए लिखा है सिंपल, इन द जनरल मीटिंग सब्सिक्वेंट टू द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी, the board of directors shall
place before the shareholders a certificate from the auditors of the company. कंपनी के ऑडिटर्स से एक सर्टिफिकेट रखा जाएगा that the issue of sweat equity share has been made in accordance with the regulations and in accordance with the resolution passed by the company authorizing the issue of sweat equity shares. तो वेरी सिंपल, ठीक है. जब भी हमने स्वेट इक्विटी शेयर इशू करा, उसके बाद जो अगली जनरल मीटिंग हुई उसमें एक सर्टिफिकेट रखा शेयर होल्डर्स के सामने कि हमने जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया है दैट इज एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी एज सच कुछ इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा. अब आ जाइए सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. हम लोग किसको किसको दे रहे थे स्वेट इक्विटी शेयर? एम्प्लॉइज को दे रहे थे, डायरेक्टर्स को दे रहे थे. जब हम लोग डायरेक्टर्स को दे रहे हैं तो यहां पर एक और बात जो नोट करने वाली ये है कि डायरेक्टर्स का एक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का सीलिंग लिमिट होता था. अगर आपको याद हो तो हम लोग जो रेजोल्यूशन बना रहे थे उसका जो एक्सप्लेनेटरी बना रहे थे वहां पे भी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था. जब हम डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं ये शेयर देने से उनकी रेम्यूनरेशन मान ली जाए और रेम्यूनरेशन से उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है रेम्यूनरेशन की वो ब्रीच हो रही हो. जैसे हम लोगों को पता है मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितनी होती है? 11%. नाउ ये देखना जरूरी है कि ये स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने से वो 11% वाली लिमिट कहीं ब्रीच तो नहीं हो रही है. इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी सिचुएशंस पे स्वेट इक्विटी शेयर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट माने जाएंगे. देखिए लिखा है द अमाउंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इशूड shall be treated as managerial remuneration. कब कब ये managerial remuneration का पार्ट माने जाएंगे? If the following conditions are fulfilled. पहले तो टॉपिक समझो क्या है. कह रहे हैं इन दो सिचुएशन में जो स्वेट इक्विटी शेयर हम दे रहे हैं उनको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाएगा. तो आपको नहीं लगता इन्हीं दो सिचुएशन में तो डर है कि कहीं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एक्सीड ना हो जाए? अगर हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट मान ही नहीं रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्टर को हमने स्वेट इक्विटी शेयर दिया, बदले में उसने हमको लैंड दे दी, क्या ये हम उसका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट मानेंगे? नो. और अगर ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है तो वो 11% वाली लिमिट ही नहीं ब्रीच होगी. कब ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाएगा? फर्स्ट कह रहे हैं किसको दे रहे हैं हम ये स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू डायरेक्टर और मैनेजर. एंड ये बताओ सेकंड वाला कौन सा पॉइंट है? जो बैलेंस शीट में दिखाते थे वो या जो पीएल में लेके जाते थे? देखिए पढ़ के बताइए. दे आर इशूड फॉर non-cash consideration which does not take the form of an asset which can be carried to the balance sheet. मतलब ये कौन सा वाला है? एसेट के बदले में स्वेट इक्विटी या सर्विसेज के बदले में स्वेट इक्विटी? सर्विसेज. अब ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश करिए. वही हो गया, उन्होंने हमको सर्विसेज दी, बदले में हमने उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए. नाउ दिस इज रेम्यूनरेशन. और अगर ये रेम्यूनरेशन है तो यहां पर ये चेक करना जरूरी है कि ये स्वेट इक्विटी शेयर देने से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट ब्रीच ना हो. ओके, तो ये वाला पॉइंट देखा जाए, ये इस वाले पॉइंट से लिंक कर रहा है, ये वाले पॉइंट से. ओके, तो हम किस फॉर्म में दे रहे हैं? अगर हम उनसे लैंड या बिल्डिंग ले रहे हैं, बदले में स्वेट इक्विटी दे रहे हैं, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा और इस सिचुएशन में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के ब्रीच होने का कोई पॉइंट अराइज नहीं होगा. लेकिन अगर उन्होंने हमको सर्विसेज दी हैं जिसके बदले में हम स्वेट इक्विटी दे रहे हैं, नाउ दिस विल बी ट्रीटेड एज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और इस सिचुएशन में ये चेक किया जाएगा कि वो लिमिट ब्रीच ना हो. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड. ठीक है, यही दो ट्रीटमेंट है बस. चलिए आगे फिर. पक्का? ओके, लॉक इन की बात करते हैं. हम लोग क्यों दे रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स को? क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में वैल्यू एडिशन किया है और हम चाहते हैं अगर उनको शेयर मिल जाए तो वो हमारी कंपनी में ज्यादा मन लगा के काम करेंगे. नाउ हमने अपने एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर सस्ते में दिए और उन्होंने क्या किया? मार्केट में बेच दिए. ऐसा भी तो हो सकता है, हमने अपने एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स को सस्ते रेट पे स्वेट इक्विटी शेयर दिए और उन्होंने क्या किया? उसको मार्केट में बेच दिया. ऐसा ना हो इसके लिए उनके ऊपर लॉक इन लगा दिया गया है. व्हाट डू वी मीन बाय लॉक इन? मतलब कुछ समय तक वो एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स उन शेयर्स को सेल नहीं कर सकते. तो देखो कितना लॉक इन लगा है. द स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. जिस दिन अलॉटमेंट हुआ है वहां से 3 साल तक इनके ऊपर लॉक इन पीरियड लगेगा, यानी 3 साल तक ये अपने शेयर्स मार्केट में सेल नहीं कर सकते.
एनी डाउट टिल हियर? इजी है चैप्टर, ठीक है, ओके. लिस्टिंग. द स्वेट इक्विटी issued by a listed company shall be eligible for listing only if such issues are in accordance with these regulations. एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे. जैसे हम लोग बात करते हैं लिस्टेड कंपनी की. नाउ यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली समझिए. कंपनी तो लिस्टेड होती ही है, लेकिन एक्चुअली शेयर्स लिस्ट होते हैं. ये चीज जरा प्रैक्टिकली समझिए. हम लोग कहते हैं लिस्टेड कंपनी, कंपनी लिस्टेड है. कंपनी लिस्टेड इसलिए होती है क्योंकि उसके शेयर्स लिस्टेड है. लिस्टेड होने का मतलब अब उन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदा बेचा जा सकता है. इतनी बात समझते हैं आप? अगर हमने अपनी कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया, इसका मतलब मेरी कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा बेचा जा सकता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज. बताओ स्टॉक एक्सचेंज में क्या एक्सचेंज हो रहा है? इतना समझ आता है ना? बायर एंड सेलर. एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज इज अ मीडियम, ठीक है. वो बस क्या करता है, बायर और सेलर को मिला देता है. आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, हमें 100 शेयर खरीदने हैं. किसी और ने अपना ऑर्डर प्लेस किया होगा, हमें 100 शेयर बेचने हैं. दोनों ने अपने ऑर्डर्स स्टॉक एक्सचेंज को दिए. स्टॉक एक्सचेंज बस वो ऑर्डर मैच कराता है और ट्रांजैक्शन डन कराता है. दैट्स इट. नाउ जो भी शेयर हमने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराए हैं, वो ही तो खरीदे बेचे जा सकते हैं. मेरी कंपनी, मान लीजिए आज मेरी कंपनी के पास 100 शेयर हैं. तो जब मेरी कंपनी ने अपना पब्लिक इशू निकाला, तो इन 100 शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया. यानी आज मेरे 100 शेयर हैं और 100 शेयर लिस्टेड हैं. यानी ये 100 शेयर की खरीद बेच स्टॉक एक्सचेंज से हो सकती है. नाउ आज मेरी कंपनी ने नए 50 शेयर इशू किए. अब ध्यान से समझना. यानी 100 मेरे पहले थे और आज हमने 50 नए शेयर इशू करे. अगर हम ये 50 शेयर लिस्ट नहीं कराते हैं, तो आज भी मार्केट में खरीदने बेचने के लिए मेरे कितने अवेलेबल हैं? सिर्फ 100. लिस्टेड कंपनी होती है, लेकिन उस कंपनी को अपना हर नया इशू लिस्ट कराना पड़ता है. आज अगर हमने अपने नए 50 शेयर इशू करे, तो अब हमें इन 50 को फिर से लिस्ट कराना पड़ेगा. कल मेरी कंपनी ने 20 स्वेट इक्विटी शेयर बांटे. स्वेट इक्विटी शेयर भी तो आप नया शेयर ही बांट रहे हो. कैटेगरी पुरानी है, लेकिन शेयर तो नया है. कैटेगरी पुरानी क्यों बोला हमने? बिकॉज इट इज ऑफ अ कैटेगरी ऑलरेडी इशूड. ये शेयर तो नया है. जब जब कोई लिस्टेड कंपनी नया शेयर निकालेगी, हर बार उस नए शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ेगा. तो कल मेरे 100 शेयर लिस्टेड थे, आज हमने 50 शेयर और निकाले तो हम इन 50 को लिस्ट कराएं. फिर हमने अपने 20 शेयर और निकाले तो हम इन 20 को लिस्ट कराएं. कुल मिला के जब जब हम नए शेयर इशू करेंगे किसी को भी देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के लिए हमने आज अपने बोनस शेयर्स निकाले है, तो वो शेयर ही ये हमें लिस्ट कराना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में. जब सारे शेयर्स लिस्टेड होंगे, तब उस कंपनी के सारे शेयर डील हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो बस एक बार उसने लिस्टिंग करा ली, काम खत्म. हर बार जब कंपनी अपना नए शेयर इशू करेगी, तो हर बार वो नए शेयर उसको लिस्ट कराने पड़ेंगे. अब एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे शेयर थे. आज उसने 50 नए स्वेट इक्विटी शेयर बांटने की कोशिश करी. ये जो नए स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू करे हैं, अब कंपनी को इन्हें क्या कराना पड़ेगा? लिस्ट कराना पड़ेगा. तो एक्चुअली कंपनी इज नॉट लिस्टेड, शेयर्स आर लिस्टेड. कंपनी थोड़ी खरीदे बेची जा रही है. क्या चीज खरीदे बेचे जा रहे हैं? कंपनी के शेयर. अब हम लोग इसको बोलते हैं ऐसे, हर वो कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड हैं, दैट कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी. जो चीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी वो बिकेगी, ठीक है. कंपनी थोड़ी लिस्टेड है, कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं. तो यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं, द स्वेट इक्विटी इशूड बाय लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी ने ये जो नए स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, दे आर एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ओनली इफ सच इश्यूज आर इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशन. तो स्टॉक एक्सचेंज कह रहे हैं तुम्हारे ये नए शेयर हम सिर्फ तब लिस्ट करेंगे जब तुमने ये सेबी की सारी रेगुलेशन कंप्लाई कर ली. फाइन, ओके. नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेक ओवर. नाउ व्हाट इज टेक ओवर? टेक ओवर सुना है वर्ड? मर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर. टेक ओवर अगर सिंपल भाषा में बात करें तो हमने अगर आपकी कंपनी के शेयर एक्वायर कर लिए, हमने अगर आपकी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर एक्वायर कर लिए, यानी मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया. ठीक है, सीधी सी बात. मेरी कंपनी ने आपके सारे शेयर खरीद लिए, दैट मीन्स मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया. नाउ टेक ओवर के ऊपर सेबी की टेक ओवर रेगुलेशंस लगती हैं. ये आपके में चैप्टर भी है, सेबी टेक ओवर रेगुलेशंस. ओके. अब ये कह रहे हैं
कंपनी ने अपने स्वेट इक्विटी शेयर भी बांटे हुए हैं, ओके। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर एक्वायर कर रहा है तो वो स्वेट इक्विटी भी एक्वायर कर सकता है। भाई हम एक्वायरिंग कंपनी थे, हमने आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को ऑफर दिया, हमने कहा तुम लोग अपने शेयर हमको इतने रुपए पे बेच दो, यानी ये भी एक तरीके का क्या हुआ, टेक ओवर। और अगर स्वेट इक्विटी शेयर का टेक ओवर हो रहा है तो कुछ खास नहीं, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कौन सी रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगी, टेक ओवर रेगुलेशन। तो कुछ इसमें टेक्निकल नहीं था, सिर्फ इतना लिखा है any acquisition of sweat equity shares shall be subject to provisions of substantial acquisition of share and takeover regulation 2011। ये पूरी रेगुलेशन अभी है आपके कोर्स में, ओके। तो अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स का टेक ओवर हो रहा है तो भी उनके ऊपर कौन सी रेगुलेशंस लगेंगी, टेक ओवर रेगुलेशन, ओके। एनी डाउट, फाइन। लास्ट में एक टॉपिक लिखा है पावर टू रिलैक्स स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। ये एक टॉपिक है जो आपको सारी रेगुलेशंस में मिलेगा। एक्चुअली सेबी ने उन कंपनीज को जो बहुत नए नए इन्वेंशंस करते हैं, इनोवेशंस करते हैं, उनको एक बेनिफिट दिया कि अगर आप कोई नए प्रोडक्ट्स का इनोवेशन कर रहे हो, नए प्रोडक्ट्स बना रहे हो या नई नई चीजें लॉन्च कर रहे हो, तो हम कुछ समय के लिए आपको इन रेगुलेशन से एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो सपोजिटली कोई कंपनी है, वो नई इनोवेशंस कर रही है, नई इन्वेंशन कर रही है और साथ ही साथ वो अपने स्वेट इक्विटी शेयर निकाल रही है, तो हो सकता है सेबी उससे ये कह दे कि क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, नए नए इन्वेंशंस कर रहे हो, इसलिए हम आपके ऊपर स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ कंपनी को एग्जेम्पशन दे दिया है। सेबी में एग्जेम्प्ट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशन। हो सकता है पूरी रेगुलेशन हटा दें, हो सकता है कुछ रेगुलेशंस हटा दें, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड बट नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। तो एक एग्जेम्पशन दे दी है कि ठीक है, अगर आप इनोवेशंस वगैरह कर रहे हैं तो हम 12 महीनों के लिए आपके ऊपर इस रेगुलेशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं कराएंगे। फॉर फर्दरिंग इनोवेशन रिलेटिंग टू टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज एक्सेट्रा। तो हर वो कंपनी जो नए फील्ड्स में इनोवेशन कर रही है, इन्वेंशन कर रही है, नए कैपिटल मार्केट्स एक्सप्लोर कर रही है, उन कंपनीज को एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर वो अप्लाई करे तो हो सकता है सेबी उनको इस रेगुलेशन से एग्जेम्प्ट कर दे। वेरी सिंपल, ठीक है। एनी अदर डाउट, ओके। बस ये इसी का ही एक्सप्लेनेशन, जैसे यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी थी, इन लाइव इन्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये उसी का ही मीनिंग लिखा है। लाइव इन्वायरमेंट समझ गए, देखिए लिखा है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मीन्स अ लाइव टेस्टिंग इन्वायरमेंट वेयर न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज, बिजनेस मॉडल्स में बी डिप्लॉयड ऑन अ लिमिटेड सेट ऑफ एलिजिबल कस्टमर्स। जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हमने एक लाइव इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि ये नया प्रोडक्ट हमने कुछ लोगों पे टेस्ट किया, ठीक है, कि हाउ, जैसे मान लीजिए हमने कोई नई पॉलिसी लॉन्च करी या हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमने कुछ लोगों पे ट्राई किया कि इनसे कैसा रिव्यू आता है। तो कुछ कंपनीज होती हैं जो ऐसी नई टेस्टिंग्स करती रहती हैं। ऐसी कोई कंपनी अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो हो सकता है सेबी उनको स्वेट इक्विटी रेगुलेशन से एग्जेम्प्ट कर दे, ठीक है, फाइन। सो दिस वाज अ रिलैक्सेशन प्रोविजन। अब एक बार लेसन राउंड अप पढ़ लीजिए, सारे प्रोविजन एक बार पढ़ लीजिए, किसी में कोई डाउट हो, दोबारा पूछना हो तो पूछ लीजिए। बस ऐसे ही इजी इजी चैप्टर्स हैं इसमें, आपको पता भी नहीं चलेगा सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको पता है ये बात मजाक थी, दिस इज द ओनली चैप्टर। नहीं, अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, इजी हैं, बट दिस इज द स्मॉलेस्ट चैप्टर। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यही है, और छोटे चैप्टर से अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि ये तो हो ही जाएगा। तो दिस इज द ओनली चैप्टर, बड़े बड़े भी हैं लेकिन फिलहाल आई थिंक दिस इज वेरी इजी। एंड स्वेट इक्विटी पहले भी आपने पढ़ा हुआ है तो नथिंग न्यू। हाँ राइट, उस टाइम एप्लीकेबल नहीं होगा, मैं पता था क्वेश्चन आएगा। देखिए एक चीज लिखी हुई थी टेक ओवर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, और एक तरफ लिखा हुआ था स्वेट इक्विटी का लॉक इन। लॉक इन कितना था स्वेट इक्विटी का, 3 इयर्स का। इसका मतलब जब स्वेट इक्विटी शेयर्स लॉक इन पीरियड में है
उस टाइम उनका टेक ओवर नहीं हो सकता, ठीक है, वो बेच नहीं सकते अपना शेयर। डन? और कुछ पूछना है? चलिए एक रजिस्टर निकालिए और एक क्वेश्चन लिखिए। बुक में जगह हो तो बुक में ही लिख लीजिए। रजिस्टर कहाँ लाते होंगे? ओके, क्वेश्चन लिखिए जरा। पोर्टेबल मार्केटिंग लिमिटेड, पोर्टेबल, पोर्टेबल ना समझ में आए तो पी लिमिटेड लिख लो। पी लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज, P Limited, a listed company on the stock exchange, having paid up capital of rupees 500 crore, consisting of, I hope कोई मार्जिन पे नहीं लिख रहा है, आधे से ज्यादा पन्ने का क्वेश्चन है, सिर्फ मार्जिन समझ के ऊपर जरा जगह होती है उस पे तो नहीं लिख रहे हो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जगह ढूंढ के लिखिए। हाँ, P Limited, a listed company on stock exchange, having paid up capital of rupees 500 crore, consisting of 50 crore equity shares, consisting of 50 crore equity shares of rupees 10 each, of rupees 10 each, full stop. The board of the company, the board of directors of the company, the board of directors of the company has recommended issuing of sweat equity shares, has recommended issuing of sweat equity shares to its promoters, or directors, and employees as a part of their recognition, for valuable contribution to the growth of company, यहां तक लिख लिया सबने? बताइए किस चैप्टर का क्वेश्चन है? इतना पढ़ के गेस करके बताओ ये क्वेश्चन किस चैप्टर का होगा? स्वेट इक्विटी, वेरी गुड। आगे लिखो, द बोर्ड मीटिंग was held on 1st March 2020. The board meeting was held on 1st March 2020, and extraordinary general meeting was held on 27th March 2020 for approving the issue of sweat equity shares, full stop. The details of closing market price available on the stock exchange are given below. तीन कॉलम्स बनाइएगा ऐसे, ठीक है? सबसे पहले यहां लिखिएगा, फिर यहां लिखिएगा, फिर यहां लिखिएगा। लिखो, फर्स्ट, द एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो, of closing price of equity shares
ड्यूरिंग 6 months, ड्यूरिंग 6 months। ठीक है, लिख लिया। इसके आगे ना 2 कॉलम्स बनाना, मतलब ये जो सेकंड वाला है इसके अंदर 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ऊपर लिखिए प्रीसीडिंग 31 जनवरी 2020, 31 जनवरी 2020। इसके आगे थर्ड कॉलम में लिखो 540 रुपीज, 540 रुपीज। फिर यहां पे लिखो प्रीसीडिंग 26 Feb 2020, प्रीसीडिंग 26 Feb 2020, और इसके आगे अमाउंट लिखिए 550। ठीक है, नेक्स्ट लिखो यहां सेकंड कॉलम पे एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो, मतलब 2 डेट्स दी हैं 6 मंथ्स वाले की, 2 डेट्स दी हैं, एक 31 जनवरी की और एक 26 फरवरी की। ओके, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ड्यूरिंग 2 वीक्स, ये यहां लिखना है, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो 2 वीक्स। अगेन इसके अंदर भी 2 कॉलम्स बनाओ, प्रीसीडिंग 31 जनवरी, प्रीसीडिंग 31 जनवरी 2020 580, 580। नीचे प्रीसीडिंग 26 Feb, प्रीसीडिंग 26 Feb 2020 575। लिख लिया। अब यहां थर्ड वाले में लिखो क्लोजिंग प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्लोजिंग प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, बीच वाले कॉलम में लिखो 27 मार्च 2020, 27 मार्च 2020। 27 मार्च को क्या था, इसी क्वेश्चन के हिसाब से आप याद करने लग गए, हमारा बर्थडे तो नहीं था। 27 मार्च को ही देखो ईजीएम थी, ठीक है, यानी जिस दिन ईजीएम हुई उस दिन का प्राइस 578, 578। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसके नीचे लिखिएगा नहीं, ठीक है, हम क्योंकि 3 पार्ट्स और हैं, क्वेश्चन सुनना। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, फर्स्ट पार्ट है व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, ये पहला पार्ट था। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। बताओ इस पार्ट के लिए क्या इस क्वेश्चन से कोई लेना देना है? नो, ये डायरेक्ट है। कह रहे व्हाट आर द कंडीशंस, कंडीशन वही है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टिंग रेगुलेशंस लग जाएंगे। तो जब भी ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और इसके पार्ट्स होते हैं, आपको बता दें कि अभी 20-21 का क्वेश्चन है, मतलब अभी इसी लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये। जब भी ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और उसके नीचे 3-4 पार्ट्स हो, तो पहले पार्ट्स को पढ़िए, हो सकता है 2-3 पार्ट्स डायरेक्टली आंसर हो रहे हो, जिसके लिए आपको क्वेश्चन की तरफ देखना ही नहीं है। तो पहला इन्होंने पूछा था व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी, इसके लिए हमें क्वेश्चन नहीं देखना। सेकंड वाला भी बताना, इसके लिए हमें क्वेश्चन देखना है कि नहीं। कैन स्वेट इक्विटी शेयर्स बी इशूड टू प्रमोटर्स, इफ यस व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, इसके लिए भी आपको इस डेटा से कोई मतलब नहीं है। अब आप इस डेटा में अभी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 पार्ट हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं और दोनों पार्ट में हमें डायरेक्ट आंसर लिखना था। थर्ड, व्हाट इज द रेलेवेंट डेट। अब देखो रेलेवेंट डेट पूछा गया है, ठीक है, तो पहले तो आप ये बताएंगे कि रेलेवेंट डेट होती क्या है। क्या होती है रेलेवेंट डेट? 30 days प्रायर टू द ईजीएम। क्या आप इस क्वेश्चन में हमको रेलेवेंट डेट बता सकते हो? 2 डेट्स हैं आपके सामने, एक 31 जनवरी है, एक 26 फरवरी है, 26 फेब। ठीक है, 2 डेट्स दिए थे आपको, 2 डेट्स के रेट दिए थे हमको, एक 31 जनवरी दिया था और एक 26 फरवरी दिया था। हमारी ईजीएम हुई है 27 मार्च। जब हम 27 मार्च से 30 दिन पहले जाएंगे तो हमारी डेट क्या आ जाएगी? 26 फरवरी। ठीक है, हमको जो ये 6 मंथ्स और 2 वीक्स का डेटा लेना होता है, ये कौन सी डेट का लेना होता है? रेलेवेंट डेट का। तो फिलहाल थर्ड पार्ट में आपने ये आंसर कर दिया कि रेलेवेंट डेट ये होती है, और इस अबव केस में रेलेवेंट डेट विल बी 26 फेब।
अब फोर्थ में पूछ रहे हैं, लिख लो अब क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, ये लिख लो, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस एट विच, what should be the minimum price at which sweat equity shares should be issued? What should be the minimum price at which sweat equity shares should be issued? अब बताइए, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ना लाए हो तो फोन यूज कर सकते हैं, निकाल लीजिए और कैलकुलेट करके बताइए। देखते हैं कितने बच्चे कैलकुलेटर लाए हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने कैलकुलेटर निकाल लिया है, डेस्क पे रख दिया है, ऑन कर लिया है। हम बस ये देखना चाहते हैं कि वो क्या कैलकुलेट करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं आई कैन नॉट टेक आउट द आंसर बिकॉज आई हैव नॉट ब्रॉट द कैलकुलेटर टुडे। हमें बस ये बता दो इसमें क्या लिखोगे कैलकुलेटर पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते ही आपको लगता है बस एक हाथ में कैलकुलेटर आ जाए, उससे फटाफट आंसर आ जाएगा। व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस? 575। क्या प्लस माइनस किया बताओ, कैसे निकाला 575? सबसे पहले तो हमको ये बताओ 31 जनवरी वाली देखोगे डेट्स की 26 फरवरी वाली? 26 फरवरी, क्योंकि रेलेवेंट डेट देखना है। अब 26 फरवरी में एक हमारे पास 6 मंथ्स की है और एक हमारे पास 2 वीक्स की है। हम लोग का रूल क्या कहता था? मिनिमम प्राइस शुड बी द हाईएस्ट ऑफ द टू। 26 फरवरी 6 मंथ्स की है 550 और 26 फरवरी 2 वीक्स की है 575। दोनों में से हाइयर कौन सा हुआ? 575। सो व्हाट इज द मिनिमम प्राइस एट विच? 575। प्लस माइनस डिवाइड क्या किया कैलकुलेटर पे बताओ? बिना कैलकुलेटर के भी काम हो सकता है और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ये क्वेश्चन 8 नंबर का आया था। लेकिन एक बात बताएं, यहां जितनी खुशी हो रही है ये वहां बिल्कुल नहीं हुई होगी। वहां आप देखते ही घबरा गए, स्वेट इक्विटी का इतना भयानक क्वेश्चन, ये क्या पूछ लिया। अगर इवन इफ आपको फोर्थ पार्ट नहीं आता था तो भी आप बाकी 3 पार्ट्स आराम से कर सकते थे। कैपिटल मार्केट के पेपर में सिर्फ एक चीज लेके जाना, कॉन्फिडेंस, मतलब पेन पेंसिल भी। कॉन्फिडेंस इतना है बस आंसर शीट दे दो, पेन के बिना लिख देंगे। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं कैपिटल मार्केट के पेपर में, और उसका तरीका ही होता है वो पहला क्वेश्चन ऐसा दे देंगे आपको प्रैक्टिकल, देख के एक तो डरे वैसे ही रहते हो, है ना। पहला क्वेश्चन देखा बस आंसू गिरना शुरू, सीधे अगला अटेम्प्ट दिखता है आपको, ये पेपर तो हम पास नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन कंसिडर ही नहीं करते। इस क्वेश्चन में भी अग्रीड आपको फोर्थ पार्ट नहीं आता था, रेलेवेंट डेट भी नहीं आती थी, तो भी फर्स्ट 2 पार्ट तो कर सकते हो, 4 नंबर का तो हो जाता कम से कम। बट स्वेट इक्विटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, नहीं आता था, छोड़ दिया, पता नहीं क्या पूछ लिया था, क्वेश्चन से कुछ मैच ही नहीं हो रहा था, ऐसा पूछा था। अरे क्वेश्चन में था ही नहीं, मैच क्या होता, डायरेक्ट पूछा था। जो पूछा तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, क्वेश्चन में क्या दे देंगे, वो तो डायरेक्ट प्रोविजन पूछ रहे हैं। तो मेंटली प्रिपेयर करके चलिएगा अपने आप को, कैपिटल मार्केट के पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, मेंटली प्रिपेयर रहो, वो देते हैं हर बार। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी अच्छी किस्मत है, सारे क्वेश्चन आते होंगे। अदरवाइज 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन उन 2-3 क्वेश्चन के अलावा बाकी सब आपको आता होगा। बस ये आपके ऊपर है कि आप फोकस किस पे करते हो। या तो वही क्वेश्चन लेके रोते रहो, अरे वो क्वेश्चन आ गया, पहले तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में रोएंगे, ये क्या दे दिया, मैं आता नहीं था। फिर आप बाहर निकल के 4 लोगों को और रुलाएंगे, वो क्या क्वेश्चन आ गया था, वो नहीं हो पाया। फिर घर पे आके घर वालों को पहले ही क्वेश्चन नहीं आता था, तो पूरा आपने माहौल बना दिया कि हम वो एक क्वेश्चन जो था 8 नंबर का, उसकी वजह से हम फेल हो जाएंगे, हमारा क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, बाकी 92 मार्क्स का क्या हुआ। सो इट्स जस्ट दैट हाउ यू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। कंपनी लॉ के पेपर में और कैपिटल मार्केट के पेपर में सिर्फ वो कॉन्फिडेंस तोड़ने का काम करते हैं। एक आधा क्वेश्चन वो ऐसा दे देंगे जिसको 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा और 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। पहली चीज तो उन क्वेश्चंस को सबसे आखिरी में देखना, बाकी पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, लास्ट में जब आएंगे उन क्वेश्चंस पे तो उनको भी खाली नहीं छोड़ना। ये क्वेश्चन अगर आया था तो आपको कम से कम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तो कर ही लेना चाहिए। चलो मान लिया फोर्थ वाला बहुत टफ था और आप कैलकुलेटर नहीं लेके गए थे, तो ये सेट कैलकुलेटर होता तो हम पूरा कैलकुलेट कर लेते, बस कैलकुलेटर भूल गए थे इसलिए फोर्थ नहीं कर पाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया। अग्रीड, ठीक है, फाइन। सो दिस इज, अब आप क्वेश्चन की लेंथ देखो जरा और आंसर देखो,
क्वेश्चन की लेंथ, क्वेश्चन जब शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या पूछ डालेंगे, ऐसा भयानक से सब कुछ दे दिया। और ये एवरेज वीकली हाई एंड लो खुद बता दिया उन्होंने। डिफिकल्टी तो यही थी ना, ये कैसे कैलकुलेट करें, उन्होंने कहेंगे लो भैया हमने दे दिया। बस पूरा गेम इस क्वेश्चन में था रेलेवेंट डेट का। अगर रेलेवेंट डेट आपसे छूट गई तो आप एटलीस्ट ये नीचे वाले 2 पोर्शन नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज इट वाज इजी। तो आई होप कर लेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं, बस प्राइसिंग में ही थोड़ा सा फंसा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा। ओके, तो आई होप नाउ दिस चैप्टर इज डन एंड यू ऑल आर रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है, फाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसका टेस्ट भी कर लेंगे और फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। ओके फाइन, चलो, थैंक यू।